गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम लोग देख रहे थे। हमने सबसे पहले देखा सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है। उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहली चीज गुड्स होना चाहिए, दूसरी चीज प्राइस होना चाहिए, तीसरी चीज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। तीनों को हमने एक एक करके वैसे देखा था, बट हमको इसको और डिटेल में देखना है। खास तौर पे जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है उसको हमको बहुत डिटेल में अभी देखना है। बट उसके पहले हम देखेंगे कंडीशंस एंड वारंटीज। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कई बार बहुत सारी स्टिपुलेशंस होती है, टर्म्स होती है। तो ये जो टर्म्स है कैसी होती है, क्या ये पूरी होना जरूरी होता है या नहीं भी हुआ तो चलेगा? सो ये चीज हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने को मिलेगी। सो कंडीशंस एंड वारंटीज का क्या मतलब है? कंडीशंस एंड वारंटीज का मतलब है जो टर्म्स लगी होती है, जो स्टिपुलेशंस लगी होती है इन द कॉन्ट्रैक्ट, वो दो प्रकार से हो सकती है। इट कैन आइदर बी, स्टिपुलेशन कैन आइदर बी। स्टिपुलेशन का क्या मतलब है? मींस टर्म, जो भी टर्म्स लगी हुई है उसमें, वो या तो कंडीशन हो सकती है या तो वारंटी हो सकती है। कंडीशन और वारंटी में फर्क क्या है? कंडीशन का मतलब है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। मींस जैसे कि मैं कोई कार खरीदने जाता हूं और उसको मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो कि मुझे 20 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल का एवरेज दे। जब मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं मुझे यही कार चाहिए जिसमें 20 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा मुझे, और वो मुझे बताता है कि ये वाली कार आपके लिए एकदम बढ़िया रहेगी, ये आपको 20 किलोमीटर का एवरेज देगी। मेरी एक ही कंडीशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो मैंने जब स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे ऐसी कार चाहिए जो 20 किलोमीटर का एवरेज दे, दिस इज कॉल्ड एज अ कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल टू द मेन पर्पस। मुझे मुख्य उसी चीज की आवश्यकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंडीशन। अगर कल चल के ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो क्या किया जा सकता है? सो अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। सो यहाँ पे अगर ये ब्रीच हो जाता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड। सो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का मुझे अधिकार प्राप्त हो जाएगा इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ कंडीशन। वहीं अब वारंटी क्या होती है? बिल्कुल सेम एग्जांपल। पहले केस में क्या हुआ था, मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि अगर ये 20 किलोमीटर का एवरेज देती है तभी मुझे खरीदना है। सो दिस वाज अ कंडीशन। दूसरी चीज हो सकती है, मैं जाके बोलता हूं मुझे एक अच्छी कार बताओ। अब वो अच्छी कार यानी क्या? सो मैंने कुछ बताया नहीं, वो मुझे बताता है, पूरे फीचर्स बता रहा है, ये कार है, इसमें ऐसा ऐसा है, इसमें पावर विंडोज है, पावर स्टीयरिंग मिलेगी आपको, और साथ साथ ये आपको 20 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल का एवरेज भी देगी। सो इसने मेरे को बहुत सारे फीचर्स बताया, बहुत सारी टर्म्स बताया। अब ये जो टर्म्स बताया है, अगर इनमें से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पूरा होता है, समझो ये 20 किलोमीटर का एवरेज अगर नहीं दे रही, सो क्या होगा? क्या मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, बिकॉज इट वॉज नॉट द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट वॉज नॉट द फाउंडेशन, इट वॉज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एसेंशियल टू द मेन पर्पज नहीं था। इट इज अ कोलेटरल टर्म। कोलेटरल का मतलब है साथ साथ में चल रही है। बहुत सारी टर्म्स है उसमें, साथ में ये भी एक टर्म है कि ये आपको 20 किलोमीटर का एवरेज देगी। अगर ये नहीं देती है, समझो ये 12 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, so ऐसे केस में I cannot cancel the contract but I can certainly claim the damages. So अगर यहाँ पे ब्रीच होता है, ब्रीच ऑफ वारंटी होती है, so ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड बट damages कैन बी claimed. क्या पहले केस में भी damages क्लेम कर सकते हैं? यस, यहाँ पे भी damages भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज। अब कंडीशन और वारंटी ये हम कब मानेंगे? क्या हमने कंडीशन बोल दिया तो कंडीशन हो जाएगी, या हमने वारंटी बोला तो वारंटी हो जाएगी? द आंसर इज नो। आपको देखना पड़ेगा उसका जो मेन जो बात हुई थी बिटवीन द पार्टीज वो क्या हुई थी। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मैं जाऊंगा कार खरीदने और मैं बोलूंगा भैया मुझे ऐसी कार चाहिए जो 20 किलोमीटर का एवरेज दे। वो बोलेगा ठीक है सर, ये वाली कार देगी। अब मैं बोलता हूँ देखो तुम मुझे वारंटी दे रहे हो क्या? वो बोलता है हाँ सर वारंटी दिया, 20 किलोमीटर का एवरेज जरूर देगी। अब यहाँ पे भले ही मैंने वारंटी वर्ड यूज किया हो, बट इट इज द कंडीशन।
इट इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने स्पेसिफिकली बोला था कि हमको ऐसी ही कार चाहिए जो 20 किलोमीटर का एवरेज दे। भले हम वारंटी वर्ड यूज कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली यू नीड टू लुक एट द रिलेशन ऑफ द पार्टीज, क्या बात हुई थी, यानी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो टर्म्स क्या थे, रिलेशन क्या था, इसके बीच में डिपेंड करेगा। तो इन लोगों ने क्या बोला था आपस में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर वारंटीज कब होगी, तो वारंटीज जब मेन नहीं है, दैट इज ओनली कोलैटरल। बहुत सारी टर्म्स है और साथ साथ में ये भी टर्म चल रही है। अब यहाँ पे आप कंडीशन बोलो या वारंटी बोलो, अल्टीमेटली वो कंडीशन है या वारंटी, ये बोलने पे नहीं डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर डायरेक्टली अब हम आते हैं, क्या हम कभी कंडीशन टूटने के बावजूद भी हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करने का डिसाइड कर सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि हम यहाँ पे वॉइडेबल हो जाता है बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बट जरूरी थोड़ी, हम अगर चाहते हैं कि नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है, सो वी कैन ट्रीट कि भले कंडीशन टूटी थी, बट वी विल नॉट ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसल्ड, हम सिर्फ डैमेजेस लेने को तैयार रहेंगे। उसी का मतलब है टूटी तो कंडीशन थी, लेकिन हम मान रहे हैं नहीं वारंटी टूटी है। सो ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कैसे कैसे? पहला तो मैं अपनी इच्छा पे मान सकता हूँ, ठीक है भाई कंडीशन टूटी है लेकिन जाने दो, मुझे कार बड़ी पसंद है। हो सकता है कि मैंने बोला था 20 किलोमीटर एवरेज देने वाली कार चाहिए, मैंने कार लेके आया, कार का एवरेज सिर्फ 12 किलोमीटर है। हाँ, अगर दो दो तीन किलोमीटर कम ज्यादा रहना उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो अज्यूम्ड रहता है कि हाँ इसका एवरेज उतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। बट एकदम वो 12 किलोमीटर दे रही, 10 किलोमीटर दे रही, तो ऐसे केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूँ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कार तो बहुत बढ़िया है, भले एवरेज कम दे रही है लेकिन बाकी तो बहुत ही बढ़िया कार है, मुझे बहुत पसंद आई। सो ऐसे केस में आई हैव द सेकंड ऑप्शन, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूँ, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डैमेजेस ले रहा हूँ कि भाई तुम्हारा इसके कारण मेरा नुकसान हो रहा है, वो नुकसान मुझे भरपाई करके दे दो। सो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ था, बट मैं वॉलेंट्रीली अपनी इच्छा से इसको मान रहा हूं कि ब्रीच ऑफ वारंटी है, आई विल नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करते हुए सिर्फ जो डैमेजेस है वो लेने में तैयार हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट केस जब ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। वॉलेंट्रीली, वॉलेंट्री वेवर ऑफ कंडीशन, मैं अपनी इच्छा से जब छोड़ दे रहा हूं, वो केस हो गया। दूसरा है कंपल्सरी वेवर ऑफ कंडीशन। कंपल्सरी वेवर ऑफ कंडीशन में ऐसा होता है, जैसे कि समझो मैंने कोई गुड्स मंगाया था, मैंने राइस मंगाया था फ्रॉम अ सेलर। सेलर मुझे राइस के बैग्स भेजने वाला था। अब ये जो राइस के बैग्स है, मैंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें मैंने बोला था कि मुझे जो गुड्स है पूरा एक ही लॉट में भेजना, बट उसके पास ट्रक नहीं था, तो उसने क्या किया, दो छोटे छोटे टेम्पो लिया और दो टेम्पो के अंदर जो गुड्स थे वो गुड्स भर के उसने भेज दिया। अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट कितना था, कॉन्ट्रैक्ट एक ही है कि मुझे 1000 बैग्स ऑफ राइस चाहिए, लेकिन उसके पास उतना बड़ा ट्रक नहीं था कि वो 1000 बैग्स एक इसमें भर के भेजे। सो उसने क्या किया, दो टेम्पो लिया और उसने भेज दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब टेम्पो आ रहे हैं, पहला टेम्पो आया, दूसरा टेम्पो थोड़ा दूर रह गया, 15-20 मिनट या आधे घंटे की दूरी पे पहला टेम्पो आता है। अब वो टेम्पो में मैं देखता हूँ राइस तो आया है, लेकिन राइस जो है वो थोड़ा खराब हो गया है, थोड़ा पानी वानी लग गया है और वो गीला हो चुका है। अब यहाँ पे वो गीला है, तो यहाँ पे आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गीला राइस थोड़ी कोई खरीदता है। ये जो राइस है ये तो प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन ये बेचने लायक है ही नहीं क्योंकि ये गीला है। बट फिर भी मुझे बहुत जरूरत थी, क्योंकि मुझे आगे वाली पार्टी को पहुंचाना ही था। मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, अपन देखेंगे आगे क्या होता है। मैंने ये जो फर्स्ट हिस्सा था ले लिया, फर्स्ट टेम्पो का गुड्स ले लिया। अब सेकेंड टेम्पो आएगा और इसके भी राइस अगर गीले होंगे, सो मैं ऐसा नहीं बोल सकता नहीं नहीं ये तो गीले राइस लाए तुमने। जब मैं पहला टेम्पो का राइस एक्सेप्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स वो इंप्लाई करता है कि मैं ये पूरे गुड्स एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। ध्यान रखो यहाँ पे एक खास बात मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट एक ही था, उसने दो हिस्से में भेजा है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, बट उसके पास क्योंकि बड़ा ट्रक नहीं था तो उसने दो टेम्पो में मुझे भेजा। सो ऐसे केसेस में अगर मैं फर्स्ट टेम्पो का गुड्स एक्सेप्ट करता हूं, इवन इफ दे आर डिफेक्टिव, तो मैं फिर दूसरे टेम्पो के रिजेक्ट नहीं कर सकता। सो कंपल्सरली यहाँ पे वेव हो जाएगी कंडीशन। सो पहला केस जो था उसमें हम वॉलेंट्री वेवर देख रहे थे, यहाँ पे कंपल्सरी वेव हो गई, यानी अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहला हिस्सा मैंने एक्सेप्ट किया हूं। सो नाउ आई कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेकेंड पार्ट।
दूसरा पार्ट मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कंपल्सरली। मान लिया जाएगा कि ये जो कंडीशन थी ये वेव हो गई है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू वारंटी, मींस आई कैन सर्टेनली क्लेम द डैमेजेस, मैं डैमेजेस ले सकता हूं, बट अल्टीमेटली आई कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड द पार्ट परफॉर्मेंस। अब यहीं पे समझो, मैंने जब वो एक्सेप्ट किया पार्ट परफॉर्मेंस, उस वक्त मैंने बोल दिया था कि भैया मैं रख तो रहा हूं, लेकिन अगर अगला हिस्सा भी डिफेक्टिव आएगा तो मैं वापस कर दूंगा। अगर मैंने ये बोला था तो फिर आई कैन रिफ्यूज द नेक्स्ट डिलीवरी, अगर मैंने बोला था तो, ठीक है। या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था, सेवरेबल था, कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग था, बात हुई थी कि दो हिस्से में आप गुड्स भेजने वाले हो, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, दो कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी, पहला हिस्सा आएगा, एक दिन बाद दूसरा हिस्सा आएगा। अब यहाँ पे अगर पहला हिस्सा आता है वो अगर डिफेक्टिव होता है और मैं रख लेता हूं, तो भी सेकेंड हिस्सा मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए दोनों, ठीक है। सो यहाँ पे दो हिस्से हो सकते हैं। पहली चीज, कंपलसरी वेवर ऑफ कंडीशन में अगर मैं पहला पार्ट एक्सेप्ट करता हूं तो दूसरा पार्ट भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आई कैन नॉट रिफ्यूज, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक ही था तो। दूसरी चीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक ही था, पहला पार्ट एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने बोला था कि नहीं नहीं अगर सेकेंड पार्ट भी ऐसा आएगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, सो आई कैन रिजेक्ट इट। तीसरी चीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था, दो पार्ट में परफॉर्मेंस होने वाला था, उसने एक पार्ट भेजा वो डिफेक्टिव था, वो एक्सेप्ट किया, तो भी आई कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेकेंड पार्ट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिविजिबल, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं। और तीसरा एक चीज है, इम्पॉसिबिलिटी होगी तो क्या होगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता इवन इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, समझो मैं जाता हूं कार खरीदने और मैं बोलता हूं मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो समझो 5000 सीसी की हो, 5000 सीसी की कार चाहिए मेरे को, एकदम पावरफुल कार। तो 5000 सीसी की कार चाहिए, सीसी मींस पावर्स बताते हैं वो कि कितने सीसी है, उस हिसाब से वो क्यूबिक कैपेसिटी, वो पावर बताता है कार का। सो मुझे 5000 सीसी की कार चाहिए, एकदम रेसिंग कार। अब मैं जाता हूं खरीदने, बेचने वाला तैयार है, मैं खरीदने को तैयार हूं, मैं उसको 5 करोड़ रुपए देने को भी तैयार हूं। कुछ टाइम बाद सरकार ने बैन लगा दिया इस पे। सरकार ने बोला कि अपने भारत भर के कोई भी शहर में कोई भी कार 3000 सीसी के ऊपर नहीं बेचा जा सकता। अब यहाँ पे देयर वाज अ कंडीशन, बट कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, इट बिकम्स इलीगल, इट बिकम्स इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। अब मैं यहाँ पे जो भी सबसे पावरफुल कार रहेगी 3000 सीसी में, वो वाली कार मेरे को, या वही कार की जो इंजन कैपेसिटी है, तो 3000 पावर की कार मुझे रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं कंडीशन टूटी है, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही उसका प्राइस जो है वो एडजस्ट होगा, बट अल्टीमेटली आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बिकॉज ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं था, ये किसी की तरफ से ब्रीच थोड़ी हुआ है, ये तो अपने आप इम्पॉसिबल होने के कारण कंडीशन पूरी नहीं की जा सकती, ठीक है। फिर कंडीशंस एंड वारंटीज कैसी कैसी हो सकती है, इसके पहले तक जो भी हमने पढ़ा ये एकदम बेसिक चीज थी। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली आपको इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। सो ऊपर जितना भी पढ़ा वो सब एकदम जनरल जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो था। अब हम पढ़ेंगे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। देखो क्या होता है ना, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशंस एंड वारंटीज दो प्रकार की हो सकती है। एक एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब जो हमने स्पेसिफिकली बोला था कि भैया देखो 5000 सीसी की कार चाहिए, सो यहाँ पे हमने जब एक्सप्रेसली बोला था दैट इज एन एक्सप्रेस कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन का क्या मतलब है, जो बोला नहीं फिर भी रहेगा, अगर वो नहीं हुआ तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कार खरीदने गए, कार खरीद लिया आपने, बोले भैया 5000 सीसी की कार चाहिए, उसने कार दे दिया, अब वो कार चली नहीं रही, अब वो आपने तो बोले ही नहीं था चलना चाहिए, तो क्या यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते? कर सकते, ऑफ कोर्स, कार का काम है चलना, अगर वो चलेगी नहीं तो आप उसको वापस कर दोगे। सो ये इम्प्लाइड है, ऐसा बोलना नहीं पड़ता देखो भैया कार चलनी चाहिए नहीं तो वापस कर दूंगा, ये बोलना नहीं पड़ता है। दिस इज इम्प्लाइड कि कार है तो चलेगी, ठीक है, तो इम्प्लाइड होता है। वैसे ही आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो इम्प्लाइड है, उसका जो पर्पज है वो तो उस काम के लिए होना चाहिए। आप अगर मोबाइल खरीद के लाते हैं तो उससे फोन पे बात करना होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं वो तो बस गेम्स खेलने के लिए है। भाई अगर मोबाइल लिया है तो मोबाइल का काम है कि बात होना चाहिए। सो बात होने के लिए मोबाइल रहना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई बात नहीं होगी अगर फोन नहीं लगेंगे तो वापस कर दूंगा। सो अल्टीमेटली उसका काम ही है मोबाइल फोन। सो ऐसे केसेस में देर आर इम्प्लाइड कंडीशंस। अब ध्यान रखो, वैसे मैं आपको बता देता हूं
कहीं लिखा नहीं मिलेगा, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज किस लिए बनाई गई है। सो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज बनाई गई है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बायर। ये ध्यान रखो, ये कुछ चीजें होती है जो मैं आपको बताता हूं, जो बुक में नहीं लिखी होती, कहीं भी कोई भी बुक में नहीं दिखेगी आपको, बट अल्टीमेटली ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सो ये एक पॉइंट ध्यान रखो कि इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बायर। क्यों? क्योंकि बायर के साथ धोखा हो सकता है। आप देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में बायर जो है ना, उसको चीज मिल रही है, और जब चीज दी जाती है तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। जैसे मैंने शर्ट खरीदा, शर्ट में हो सकता है कलर प्रॉपर नहीं है, हो सकता है कहीं से फटी हुई है, हो सकता है साइज प्रॉपर नहीं आ रहा। सो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। क्या सेलर के साथ कोई दिक्कत दिक्कत हो सकती है? तो नहीं, उसको तो सिर्फ पैसा लेना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक ही प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बायर के साथ बहुत सारी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप कोई केक खरीदते हैं, आप केक खाने के लिए जाते हैं, आपने बोला था चॉकलेट केक, पता लग रहा है चॉकलेट है ही नहीं, वो प्रॉपर है ही नहीं, कॉफी का फ्लेवर निकल रहा है वो। सो ऐसे केसेस में, या उसका शेप प्रॉपर नहीं है, आपने जो शेप बोला था वो शेप का वो केक नहीं है, आपने जो लिखने बोला था वैसा उस पर लिखा नहीं है। सो ऐसी बहुत सारी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इसीलिए जो बायर है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। ये फॉर द बेनिफिट ऑफ बायर है, क्योंकि बायर के साथ धोखा करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सेलर के साथ धोखा होने का चांस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन और कोई प्रकार से धोखा नहीं हो सकता। पर बायर के साथ बहुत प्रकार से हो सकता है, और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज है, जो कि एक्ट में ही बताई गई है। सेक्शन नंबर 14 टू सेक्शन नंबर 17 जो है, ये डील करती है विद द इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। सो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज बोलने की आवश्यकता नहीं होती। दीज आर डीम्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट में ये है, ये मान लिया जाएगा। आपको स्पेसिफिकली बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक एक करके हम इन इम्प्लाइड कंडीशंस को देखते हैं। पहले हम देखेंगे इम्प्लाइड कंडीशंस, फिर हम देखेंगे इम्प्लाइड वारंटीज। मीन्स इम्प्लाइड कंडीशन मीन्स आपने नहीं भी बोला है तो भी अगर ये चीज पूरी नहीं हुई तो यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड वारंटीज मीन्स आपने नहीं बोला है और वो चीज पूरी नहीं हुई तो यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बट यू कैन सर्टेनली क्लेम द डैमेजेस। सो एक एक करके हम बढ़ते हैं। पहली चीज है इम्प्लाइड कंडीशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। सो इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू टाइटल। पहली चीज है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। सो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू ओनरशिप। ओनरशिप की कंडीशन कैसी हो सकती है? साधारण सी बात है, जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, सो आप ऐसा पूछते नहीं कि भाई आपकी चीज है क्या, आप बेच तो रहे हो पर आपकी चीज है क्या। इट इज इम्प्लाइड कि जो व्यक्ति बेच रहा है ये चीज उसकी है, या तो अभी उसकी है या जब वो बेचेगा, जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। जैसे अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो आगे जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तब उसको ये बेचने का अधिकार होगा। ये इम्प्लाइड है, ऐसा पूछा नहीं जाता। समझो मैं आपको एक मोबाइल बेच रहा हूं, सो मैं मोबाइल देता हूं आपको, मैं बोलता हूं ये मोबाइल मेरे को बेचना है, आप खरीदने को तैयार हो। आप मुझे पूछते हो कैसा, सर चोरी करके तो नहीं लाए? तो नहीं, आप पूछते थोड़ी हो। तो यहाँ पे इट इज इम्प्लाइड कि मैं बेच रहा हूं तो मेरी चीज होना चाहिए। सो ये इम्प्लाइड है, ये पूछा नहीं जाता। तो ऐसा पूछेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ऐसा पूछते नहीं अपन किसी को, अरे चोरी करके तो नहीं लाया, तो मान लिया जाता है उसकी चीज है इसीलिए वो बेच रहा है। सो इट इज इम्प्लाइड। कल चल के समझो मैंने एक मोबाइल आपको बेचा, अब वो मोबाइल मेरा था ही नहीं, मेरे को छपड़ा था, छपड़ा यानी मिला था, मुझे प्राप्त हुआ था, जमीन पे कहीं पड़ा हुआ मिला था, मैंने उठा के आपको बेच डाला। कल चल के जो असल मालिक है वो आके आपसे वो मोबाइल छीन के ले जाता है, क्या आप यहाँ मुझसे पूरा का पूरा पैसा वापस मांग सकते हैं? द आंसर इज यस। इट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिंस इम्प्लाइड कंडीशन टूटी है एज टू टाइटल। तो टाइटल की जो कंडीशन है वो टूट गई, और इसीलिए यहाँ पे यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो क्लेम द डैमेजेस। ठीक है, तो ये पहली चीज है। तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। अब ओनरशिप में ऐसा होता है कि जब आप कोई भी चीज बेचते हैं, कई बार आप देखते हैं कि उसमें नाम थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आप मोबाइल खरीद रहे हैं सैमसंग, अब कभी कभी ऐसा होता है चाइना के मोबाइल आते हैं कॉपी किए हुए, उसमें लिखा होता है सैमसंग, तो सैमसंग के बदले सैमसंग लिखा होता है। सो ऐसे केसेस में क्या यहां भी ये वाली कंडीशन टूटी है, माना जाता है? द आंसर इज यस। अगर मैंने मोबाइल खरीद के लाया, वो कॉपी निकलता है, किसी का पर्टिकुलर नाम चोरी करके बनाया, डुप्लीकेट प्रोडक्ट निकलता है, सो दैट कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड अंडर दिस हेडिंग। सो इसको भी हम इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल मानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको वहां दिया है कि
निस्ले कंपनी का एक मिल्क खरीद के लाया किसी ने, जो कि एक इन्फ्रिंजमेंट था, उल्लंघन था ट्रेडमार्क का नेस्ले कंपनी का। तो नेस्ले जैसा होता है वैसे ही निस्ले बना दिया। कई बार आप देखते हैं एक्लेयर्स चॉकलेट है, वैसे ही एक और कोई बना दिया दूसरी कंपनी ने, जो कि एकदम फेक है, बिल्कुल वैसा का वैसा बनाया जानबूझ के, ताकि लोगों को लगे कि नेस्ले कंपनी की ये एक्लेयर्स है। सो उस प्रकार से यहाँ पे भी अगर होता है तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर नाम की भी चोरी की जाती है, किसी का ब्रांड नेम चोरी किया जाता है, दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। अगर फिर पता लगता है कि ये तो डुप्लीकेट था, तो ऐसे केस में यू कैन सर्टेनली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। द सेकेंड कंडीशन इज इम्प्लाइड कंडीशन इन द सेल बाय डिस्क्रिप्शन। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज का डिस्क्रिप्शन देके कोई चीज खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खरीदने जाते हैं केक, आज उसका बर्थडे है और आप उसके बर्थडे के लिए केक खरीदने जाते हैं। आप केक कैसे खरीदते हैं? केक जब भी आप खरीदते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन देके खरीदते हैं। आप बताओगे केक वाले को, बेकर को, कि भाई मुझे एक हार्ट शेप का केक चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए, उसके ऊपर ये क्रीम लगी होनी चाहिए, ऐसा ऐसा फूल बना होना चाहिए, फिर उसमें लिखा होना चाहिए हैप्पी बर्थडे बेबी। तो ये सब चीजें आपने बताया। अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देके कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे ऐसा ऐसा केक चाहिए। अब यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि अगर ये हमारे डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होगा तो हम कैंसिल कर देंगे। इट कैन बी कैंसल्ड। तो मैच नहीं होगा तो कैंसिल करेंगे, बोलना नहीं पड़ता, अपने आप देयर इज अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब आपने कोई चीज डिस्क्राइब की थी तो वो वैसी की वैसी होना चाहिए। अगर आपने बोला था उस पर लिखा होना चाहिए हैप्पी बर्थडे बेबी, अब उसमें बेबी की जगह कुछ और लिख दिया है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर उसने हार्ट शेप नहीं बनाया, आपने बोला था हार्ट शेप का चाहिए केक, लेकिन उसने साइंटिफिक हार्ट बना दिया, ऐसे 4 चेंबर वाला, तो ऐसे केस में यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग का हार्ट वैसा नहीं होता, हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो हमारा हार्ट नॉर्मल हार्ट होता है, तो वैसा साइंटिफिक हार्ट अपने को नहीं चाहिए। सो जब हम कोई डिस्क्रिप्शन देके खरीदते हैं चीज, तो दैट शुड द गुड्स शुड करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। अगर वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होते तो यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, और बोलने की आवश्यकता नहीं होती कि भैया मैं कैंसिल करूंगा, तो यू कैन सर्टनली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्रिप्शन कैसे कैसे दिया जा सकता है? कई बार आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स बता के भी दे सकते हैं। जैसे आपने बोले भैया बासमती चावल भेज देना घर पे। अब यहाँ पे वो चावल भेजता है जो कि नॉर्मल चावल निकलता है, बासमती नहीं निकला, वो चिन्ह और चावल निकला। तो ऐसे केस में अगर वो प्रॉपर चावल नहीं निकलता है तो यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन दिया था बासमती राइस का, बट अल्टीमेटली जो गुड्स आए आपके पास वो बासमती राइस नहीं था, वो नॉर्मल राइस था। सो यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। द अदर थिंग, जब आप ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम बता के कोई डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे मुझे सोनी ब्रेविया 4K चाहिए था, सो दैट शुड बी सोनी ब्रेविया 4K। अगर वो उस डिस्क्रिप्शन का नहीं है तो मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ। फिर वैसे ही जब पैकिंग बता के आप खरीदते हैं, कई बार आप कोई चीज की पैकिंग बता के खरीदते हैं चीजें, जैसे मुझे बोर्नविटा चाहिए, बट बोर्नविटा कौन सा चाहिए? जो ग्लास की बॉटल में आता है, क्योंकि वो जो ग्लास की बॉटल होती है वो मैं बाद में घर पे यूज करता हूँ। उसमें कभी चने फुटाने भर के रखते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं, नमक रखते हैं, कुछ भी उसमें भर के रख सकते हैं। सो अल्टीमेटली मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था मुझे ऐसी बॉटल चाहिए, ऐसा बोर्नविटा चाहिए जो कांच की बोतल में आता है, तो यहाँ पे फिर वो कांच की बोतल वाला ही चाहिए। अगर वो बोलता है साहब कांच की बोतल नहीं है, प्लास्टिक बोतल दे दूं क्या, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, क्योंकि जब मैंने पैकिंग बताया था दैट आल्सो मींस द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, मैंने डिस्क्राइब किया था। कई बार बकेट वाला सर्फ एक्सेल आता है, सर्फ एक्सेल जिसके साथ बकेट मिल रही है, वो बोलेगा अगर साहब बकेट का ऑफर तो खत्म हो गया, तो मैं मना कर सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे जब पैकिंग बता के मैंने खरीदा था कि ये पैकिंग में होना, इसके अंदर होना, तो वैसा फिर होना चाहिए। फिर इसके पीछे रूल ये है, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट ऑब्लाइज अ पर्सन टू टेक बीन्स। अगर आप मटर बेचने का वादा करते हैं तो आप जबरदस्ती आगे वाले को राजमा राजमा नहीं टिका सकते। तो आप मटर बेचना चाहते थे, मटर ही बेचना पड़ेगा, आप उसकी जगह राजमा नहीं दे सकते, फुटाने नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, जो बोला था वो बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है। फिर इम्प्लाइड कंडीशन इन सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कभी कभी हम सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों बता के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कुछ ऐसी चीज खरीदने जाते हैं, जैसे केक का ही एग्जाम्पल लो, तो केक में कई बार हम सैंपल भी बताते हैं और डिस्क्रिप्शन भी बताते हैं। हमने कई बार एक पेस्ट्री खाई होती है, हम बोलते हैं भैया ये वाली पेस्ट्री के फ्लेवर में हमें केक चाहिए। सो सैंपल देखा हमने और हमने बोला कि ये वाले फ्लेवर में केक चाहिए, और साथ में हमने डिस्क्रिप्शन भी दिया कि हार्ट शेप का होना, ऐसा होना, वैसा होना। इसमें फिर वो दोनों से मैच होना चाहिए, इट शुड ऑल्सो करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, हार्ट शेप का भी होना चाहिए, साथ में इट शुड ऑल्सो करस्पॉन्ड विद द सैंपल, जो सैंपल मैंने देखा था वो टेस्ट वाला होना चाहिए।
अगर मैंने चॉकलेट सैंपल लिया था तो चॉकलेट फ्लेवर में होना चाहिए, वो भी वही वाला चॉकलेट जो चॉकलेट मैंने बताया था। ये तीसरी कंडीशन आती है। चौथी कंडीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखो, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इंप्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। तो कोई चीज आप अगर खरीद के लाते हैं तो दैट शुड बी फिट फॉर योर पर्पस, ये रिक्वायर्ड नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये तो मेरे काम की नहीं निकली। जब आप कोई चीज खरीदते हैं, आपको पता होना चाहिए ये आपके काम की रहने वाली है या नहीं रहने वाली। सो अल्टीमेटली यू शुड नो कि वेदर इट इज फिट फॉर योर पर्टिकुलर पर्पस। आपने जो चीज के लिए खरीद के लाया है वो चीज के लिए काम आएगी या नहीं आएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेलर को थोड़ी पता है कि आप वो कहाँ यूज करने वाले, कौन से यूज के लिए जा रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल से पूरा ये आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ा रूम है आपके घर में, समझो 500 स्क्वायर फीट का एक रूम है। अब वो रूम में कोई भी लाइट नहीं है, कहीं होल्डर भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बीचों बीच एक होल्डर है। अब आप जाते हैं दुकान में, इलेक्ट्रिक की दुकान में, और वहां पे जाके बोलते हैं कि भैया मुझे एक बल्ब चाहिए। कौन सा बल्ब? तो आपने बोला मुझे एक 10 वॉट का बल्ब दे दो। उसने आपको 10 वॉट का बल्ब दिया, आपने उसको लगाया, और लगाने के बाद उससे उजाला ही नहीं हुआ। यानी वो पूरा रूम जो था वो अंधेरा अंधेरा लग रहा था, सिर्फ बीच में थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, बट अल्टीमेटली जो बाकी पूरा कॉर्नर से वहां अंधेरा ही था, कोई प्रॉपर उससे लाइट नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे क्या आप सेलर को चिल्ला सकते हैं कि भैया कैसा बल्ब दिए, इससे तो उजाला ही नहीं होता? तो नहीं, आप नहीं चिल्ला सकते उसको। यहाँ आपने जब कोई पर्टिकुलर चीज सिलेक्ट की है, आपने जब कोई चॉइस की है, तो यू शुड नो वेदर दैट विल बी फॉर योर पर्पस और नॉट, दैट विल बी गुड फॉर योर पर्पस और नॉट। क्या आपके लिए वो सही होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको पता है, उसको थोड़ी पता है। वो बेचारे को थोड़ी पता आप ये बल्ब यहाँ लगाने वाले हो, बीचों बीच लगाने वाले हो, या पैसेज में लगाने वाले हो, या वॉशरूम में लगाने वाले हो, उस बेचारे को थोड़ी पता है। सो यहाँ पे जब भी आप कोई चीज खरीद के लाते हैं, यू शुड नो कि क्या वो आपके लायक है या नहीं है, क्या वो आपको जरूरत के लायक है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। सेलर को कैसे पता होगा? सो जनरल रूल इज, ध्यान से सुनो, बायर शुड बी अवेयर। बायर ने अवेयर रहना चाहिए कि क्या वो खरीद रहा है जो वो उसके काम का है या नहीं, ये उसको पता है, वो सेलर को नहीं पता। तो जनरल रूल इज दैट बायर कैन नॉट होल्ड सेलर रिस्पॉन्सिबल अगर जो गुड्स वो खरीदता है वो उसके काम के नहीं निकलते हैं तो, क्योंकि बायर ने जो खरीदा वो खुद ने सोच समझ के खरीदा, ये माना जाएगा। दिस इज द जनरल रूल। बट सेम एग्जांपल, कभी कभी यहाँ पे इंप्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस रहेगी। कब रहेगी? एक एग्जांपल देता हूं फिर से, सेम एग्जांपल। इतना बड़ा रूम है 500 स्क्वायर फीट का, बीचों बीच एक होल्डर है। आप जाते हैं दुकानदार के पास, दुकानदार को बताते हैं देखो भैया 500 स्क्वायर फीट का रूम है, बीचों बीच में होल्डर है, और कहीं लाइट की कोई प्रबंध नहीं है, सिर्फ बीच में एक लाइट लगाना है अपने को, और लाइट ऐसी होना चाहिए जिससे पूरे रूम में उजाला हो जाए, यानी कोई कोने में भी बैठा है तो वहां बैठ के पढ़ सके, ऐसी लाइट दो। अब वो एक बल्ब देता है आपको, ये लो ये बल्ब लेके जाओ। वो बल्ब आप लगाते हैं और फिर चालू करते हैं। अब अगर लाइट नहीं होगी, उजाला नहीं होगा, रोशनाई नहीं होगी, तो आप क्या यहां कैंसिल कर सकते हैं? द आंसर इज यस, यू कैन रिटर्न द बल्ब। आप वापस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर ये तो साहब ये तो इससे तो उजाला ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली बताया था। सो हियर यू कैन रिफ्यूज, आप मना कर सकते हैं। सो क्यों यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ गई? पहले तो हमने बोला कंडीशन नहीं है, क्योंकि पहले सिलेक्शन हमने किया था। अब यहाँ पे क्यों कंडीशन आ रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सेलर को बताया है कि हमारे क्या रिक्वायरमेंट है। तो 3 कंडीशन पूरी होना चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट्स ऑन द सेलर। पहली कंडीशन, द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। मैंने उसको बताया कि भाई मुझे इतने बड़े रूम में रोशनी करने के लिए ये पर्टिकुलर बल्ब चाहिए है। सो पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन, द बायर रिलाइज ऑन सेलर स्किल्स और जजमेंट। मैं उसके स्किल्स और जजमेंट पे डिपेंड कर रहा हूँ, रिलाय कर रहा हूँ, मैं भरोसा कर रहा हूँ कि वो मुझे सही तरीके से चीज बताएगा, क्योंकि उसका वो काम है, तो मुझे पता है कि उसकी जो एडवाइस रहेगी दैट विल बी गुड। सो बायर रिलाइज ऑन हिज स्किल्स और जजमेंट। और तीसरी चीज, ही शुड बी इन द बिजनेस ऑफ द सेम थिंग। तो वो उस चीज का बिजनेस करता है, जैसे वो बल्ब वगैरह का बिजनेस करता है। इट नीड नॉट बी नेसेसरी दैट ही इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द आइटम। मैन्युफैक्चरर हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं,
बट वो इसका बिजनेस कर रहा है। सो ऐसे केसेस में अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट्स ऑन द सेलर। तो यहाँ पे फिर अगर रोशनी नहीं होगी तो हम बोल सकते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द fourth condition, implied condition as to fitness or quality. The first rule is there is no such implied condition. The second rule, but implied condition आ जाती है अगर तीन कंडीशन पूरी होगी। तो पहली चीज, बायर एक्सप्रेसली और बाय implication मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। सेकेंड, so as to show that the buyer relies on seller's skills or judgment. Third, the goods are of the description which it is in the course of the business of the seller to supply, whether he is a manufacturer or not. Then there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for the purpose. तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका साथ में एक और एग्जांपल ध्यान रखो, एक और एक्सेप्शन ध्यान रखो पहले तो, कि कभी कभी पेटेंट नेम बता के आप चीज खरीदते हैं, तो ऐसे केसेस में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे समझो आप खरीदने गए एक मोबाइल फोन, आपने एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम बता दिया कि मुझे HTC डिजायर U चाहिए या X चाहिए, आपने पर्टिकुलर ब्रांड का नाम बता दिया। अब आप खरीद लेते हैं चीज, मोबाइल खरीद के आए घर पे आने के बाद आप सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेने जा रहे हैं तो उसमें कैमरा ही नहीं है सेल्फी का। अब सेल्फी कैमरा नहीं है तो क्या आप यहाँ सेलर को चिल्ला सकते हैं? द आंसर इज नो, यू आर नॉट रिलाइंग ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट। आपने उसको थोड़ी बताया था, आप तो ब्रांड नेम पे रिलाई कर रहे हैं, पेटेंट पे रिलाई कर रहे हैं। सो अगर आप पेटेंट या ब्रांड नेम पे रिलाई करते हैं, ऐसे केसेस में यू कैन नॉट होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल अगर गुड्स जो है वो आपके लायक नहीं निकलते हैं। एक और एग्जांपल, एक व्यक्ति है जो कि होटल चलाता है, होटल में उसको मिक्सर ग्राइंडर की जरूरत थी, जूसर की जरूरत थी। वो जाता है एक दुकान में और वो सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर खरीद के ला लेता है। अब वो लाता है और लगाता है अपने दुकान में, 2 दिन बराबर चलता है, 2 दिन बाद वो बंद हो जाता है। अब यहां पता लगा कि ये तो होटल के लिए था ही नहीं, ये तो कमर्शियल यूज का नहीं था, ये घर के लिए था। अब उसने उसका कमर्शियल यूज कर डाला। तो ऐसे केसेस में क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? द आंसर इज नो, ही इज नॉट रिलाइंग ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट। उसने तो पूछा भी नहीं, उसने जाके ब्रांड नेम बता के चीज खरीद के ला लिया। सो ऐसे केसेस में ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो व्हेन द सेल इज अंडर अ पेटेंट और अ ट्रेड नेम और अ ब्रांड नेम, then the contract cannot be cancelled if it is not, if the goods are not fit for the particular purpose. So ऐसा है। फिर implied condition as to merchantability। merchantability का मतलब होता है रीसेलेबिलिटी, रीसेल करने योग्य होना चाहिए, रीसेल करने लायक होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको रीसेल करने वाले हैं या नहीं करने वाले, पर अगर कल मैं निकलूं उसको बेचने तो लोग खरीदने को तैयार हो। दिस इज कॉल्ड एज मर्चेंटेबल। तो मर्चेंटेबल का मतलब है सेल करने लायक, रीसेल करने लायक होना चाहिए। जैसे समझो मैं, मेरे गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया, मेरी कार है, वो कार का हॉर्न खराब हो गया ऑडी R8 का। अब मैं ऑडी R8 लेके जाता हूँ हॉर्न वाले के पास और मैं बोलता हूँ भैया मुझे ऑडी का हॉर्न चाहिए, तो एक हॉर्न मेरे को लगा दो। वो मेरे कार में हॉर्न लगा देता है, मेरे को बोलता है 10 मिनट आप बैठो सर। मैं बैठता हूँ और वो मेरे को 10 मिनट में हॉर्न लगा देता है। मैं हॉर्न का पैसा दिया और निकला। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सामने एक साइकिल वाला आया, रहता है साइकिल वालों ने लेफ्ट से चलना चाहिए, बीचों बीच चलते हैं। तो आया, मैं हॉर्न बजाता हूँ, हॉर्न बज रहा है, पीप 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 पीप, जैसे वो पुरानी स्कूटर का बजता था, तो उस प्रकार से हॉर्न बज रहा है। अब अल्टीमेटली क्या ये कार का हॉर्न है? तो नहीं, कार का हॉर्न तो जोर से बजना चाहिए, पॉम 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 बजना चाहिए, लेकिन ये पीप 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 बजता है। तो ऐसे केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि कल चल के अगर मैं ये बोलूंगा ये तो कार का हॉर्न है, तो कोई मानेगा ही नहीं। कई बार होता है ऐसा, आप साइकिल से जा रहे हैं या आप स्कूटर से जा रहे हैं, पीछे बस आई है, बस वाला हॉर्न बजा रहा है पीप 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 पीप, बस में होता है कई बार ऐसा, और आप हटते ही नहीं, आप सोचते कौन है फालतू का हॉर्न बजा रहा, फिर पलट के देखते तो दिखता अरे बस है, फिर आप साइड हो जाते। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो अल्टीमेटली बस का हॉर्न बस जैसा बजना चाहिए, कार का हॉर्न कार के जैसा बजना चाहिए। तो अगर वो स्कूटर जैसा बज रहा है, तो ऐसे केस में आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां भी बोलने की जरूरत नहीं, देखो भी बराबर बजना चाहिए, हाँ तो बोलना नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इट इज इम्प्लाइड कि इट शुड बी रीसेलेबल। अगर मैं टीवी खरीद के ला रहा हूं तो चलना चाहिए, फ्रिज खरीद के ला रहा हूं ठंडा करना चाहिए। सो अगर फ्रिज है लेकिन ठंडा नहीं करता तो इट इज नॉट मर्चेंटेबल। कोई ऐसा फ्रिज थोड़ी खरीदेगा जो ठंडा ही नहीं करता है। सो अल्टीमेटली जो भी चीज आप खरीदते हैं वो चीज बेचने लायक तो होना चाहिए। ठीक है, सो अगर वो बेचने लायक नहीं है तो यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अगेन इसका भी एक्सेप्शन है, आप कैंसिल नहीं कर पाओगे अगर, अगर, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते अगर
उसने आपको इंस्पेक्ट करके बताया था, इंस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी दिया था, आपको हॉर्न बजा के बताया था। उसने मुझे हॉर्न बजा के बताया था, देखो भैया पीप 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 लगा दूं क्या? मैंने बोला हाँ लगा दे। अब उसने तो मेरे को बजा के बताया था और मैंने लगा लिया। तो ऐसे केसेस में अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, उसने स्पेसिफिकली मुझे समझा दिया था, देखो भाई ऐसा है, मैंने खुद एग्री किया हूं। सो ऐसे केस में आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो जब इंस्पेक्शन किया था तब मैं कैंसिल नहीं कर सकता। तीसरी चीज, इसी रूल का एक और पॉइंट, फिर से अगेन एन एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन। सो पहला रूल है आप कैंसिल कर सकते हैं अगर वो मर्चेंटेबल नहीं है तो। दूसरा रूल, आप कैंसिल नहीं कर सकते अगर आपने इंस्पेक्शन किया था तो। तीसरा रूल, आप कैंसिल कर सकते हैं अगेन इंस्पेक्शन करने के बावजूद अगर उसमें कोई लेटेंट डिफेक्ट था। लेटेंट डिफेक्ट का मतलब है कोई छुपा हुआ डिफेक्ट। सेम फ्रिज वाला एग्जांपल लो। फ्रिज हम कैसे देखते हैं चालू है या नहीं है? हम दरवाजा खोलते हैं, लाइट जल रही है, दरवाजा बंद करते हैं, लाइट बंद हो गई, हम मानते हैं फ्रिज चालू होगा। हमने इंस्पेक्शन भी किया, चेक भी किया चालू है कि नहीं, खोला बंद किया चालू है, तो हम वैसे ही देखते हैं ना फ्रिज चालू है या नहीं। लाइट जल रही कि नहीं जल रही, अपन उसके हिसाब से देखते हैं। आपने भी बचपन में देखा होगा, आप बंद करते थे, कब बंद होती लाइट देखते थे उसमें। तो बाद में आपको पता लगा बटन है, बाद में आप बटन ही दबा के बंद करते थे उसको। तो आपने किया होगा बचपन में। सो यहाँ पे हम वही देखते हैं कि भाई लाइट चालू है या बंद है, उस हिसाब से हम बोलते हैं ये फ्रिज चालू है या बंद है। अब यहाँ पे लाइट पे डिपेंड करते हैं अपन, हमको ये थोड़ी पता वो ठंडा कैसे करता है। आपने इंस्पेक्ट किया, चेक किया, फ्रिज चालू लग रहा था, अच्छा खासा लग रहा था, आपने घर पे लाके लगाया, 2 दिन हो गए ठंडा ही नहीं हुआ फ्रिज। अब यहाँ पे एक डिफेक्ट है, लेटेंट डिफेक्ट, लेटेंट यानी छुपा हुआ डिफेक्ट है। ये चीज इंस्पेक्शन से भी पता नहीं लग सकती, जब तक आप उसको यूज पे नहीं लगाओगे तब तक नहीं पता लगेगा कि उसमें कुछ छुपा हुआ डिफेक्ट तो नहीं है। कल पता लगता है कि उसमें कुछ छुपा हुआ डिफेक्ट था, लेटेंट डिफेक्ट था, जिसके कारण वो मर्चेंटेबल ही नहीं था। समझो उसका जो कंडेंसर है वो खराब था, उसमें जो ठंडा होने के लिए जो चीजें लगती है, गैस वगैरह रहती है, वो है ही नहीं, या वो लीक हो चुकी है। सो ऐसे केसेस में यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट अगर वो मर्चेंटेबल नहीं है। इवन आफ्टर इंस्पेक्शन यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने खरीदा है उसमें छुपा हुआ डिफेक्ट है, लेटेंट डिफेक्ट है, जो एग्जामिनेशन से भी नहीं समझेगा, इंस्पेक्शन से भी नहीं समझेगा। ऐसे केस में अगेन यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सो 3 रूल निकल के आते हैं। पहला, मर्चेंटेबल होना चाहिए, नहीं है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा, मर्चेंटेबल नहीं है बट उसने चेक करने को दिया था, हमने चेक किया है और फिर लिया है, तो ऐसे केस में हम कैंसिल नहीं कर सकते। तीसरा, हमने चेक किया बट उसमें छुपा हुआ डिफेक्ट था, तो ऐसे केसेस में हम अगेन कैंसिल कर सकते हैं। देन एम्प्लॉयड कंडीशन इन सेल बाय सैंपल। कई बार हम लोग सैंपल देख के खरीदते हैं चीजें, जैसे कि समझो एक राइस, राइस का अपन एग्जांपल ले सकते हैं। आप राइस देखते हैं तो 4-5 ब्रांड देखते हैं, हाथ में लेते हैं, उसको देखते हैं अच्छा लग रहा क्या, और फिर बोलते हैं भैया ये वाला सैंपल मुझे भिजा दो। सो ऐसे केसेस में आपने सैंपल देख के राइस मंगाया है, तो राइस जो है बल्क जो है दैट शुड करस्पॉन्ड विद द सैंपल। कई बार आप केक खरीदने जाते हैं, पेस्ट्री खरीदने जाते हैं, आइसक्रीम खरीदने जाते हैं या मिठाई खरीदने जाते हैं, तो वो थोड़ा सा सैंपल देता है आपको। आप कोई नेचुरल्स वगैरह जैसी आइसक्रीम के पार्लर में जाएंगे तो वो थोड़ा सैंपल देगा, आप सब खाते हैं और अल्टीमेटली खरीदते वही है जो खरीदना होता है, सीताफल फ्लेवर। सो अल्टीमेटली आप वही फ्लेवर खरीदते हैं जो खरीदना होता है, बट टेस्ट कर लेते हैं आप सब चीजें। सो ऐसे केसेस में भी जब आपने टेस्ट किया था, सो जो टेस्ट किया, जो सैंपल था, उससे आपका मेन प्रोडक्ट मैच होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट प्रॉपर है। अगर मैच नहीं होता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, चावल जो मंगाया था वही आना चाहिए, और वही आए हैं या नहीं आए ये कैसे पता लगेगा? ये मुझे एक इंस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। सो दुकानदार जब गुड्स लेके आएगा तो मुझे एक बार वो देखने की अनुमति मिलना चाहिए वही आया कि नहीं आया जो मैंने मंगाया था। अगर वो मेरे को इंस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, तो आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए टू इंस्पेक्ट द गुड्स। ठीक है, फिर कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है कि होलसम यानी खाने पीने लायक होना चाहिए, ये रहती है खाने पीने की चीजों में, ये वाली कंडीशन होती है, कंडीशन एज रिलेटेड टू होलसमनेस। तो होलसमनेस मीन्स खाने लायक होना चाहिए। ये चीज कब रहेगी, ये कंडीशन कब लगेगी? सिर्फ ये खाने पीने की चीजों में, फूड स्टफ्स की चीजों में लगेगी। तो जो भी खाने पीने की चीजें होती है, जैसे आप मिठाइयाँ खरीद के लाते हैं, तो मिठाई खाने लायक होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको बोलना नहीं पड़ता है कि भाई देखो खाने लायक नहीं होंगी तो वापस कर देंगे। आप जाते हैं कोई मिठाई की दुकान में, मिठाई खरीद के लाते हैं, घर पे लाए और खोले तो उसमें से गंदी सी स्मेल आ रही है, तो ऐसे केसेस में क्या आप उसको खाओगे? नहीं, आप उसको वापस कर दोगे।
और जब मैं बोल रहा हूँ खाने पीने लायक होना चाहिए तो इंसान के खाने पीने लायक होना चाहिए। वो ये नहीं बोल सकता कि क्या भैया नहीं खा सक रहे तो कुत्ते को खिला दो, गाय को खिला दो। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ खाने पीने लायक होना चाहिए तो इट शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंसानों के खाने पीने लायक होना चाहिए। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक केस हुआ था, वो केस भी बता देता हूँ, फ्रॉस्ट वर्सेस एल्सबरी डेयरी कंपनी लिमिटेड। इसमें एक मिस्टर एक्स होते हैं, एक व्यक्ति होता है, वो जाके एक दुकान से एक मिल्क खरीद के लाता है, मिल्क का पैकेट। मिल्क जब वो लाता है और वो अपने वाइफ को मिल्क गर्म वगैरह करके देता है, तो पता लगता है इसमें टाइफाइड फीवर के जर्म्स थे। उसकी वाइफ कंज्यूम करती है और मर जाती है। सो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस जो है ये ब्रीच हुई है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल किया ही जा सकता है, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेजेस भी रिकवर किए जा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। सो दीज वर इम्प्लाइड कंडीशंस। अब आगे हम इम्प्लाइड वारंटीज की बात करेंगे। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर सकते, बट अल्टीमेटली वी कैन क्लेम द डैमेजेस, हम नुकसान की भरपाई जरूर करवा सकते हैं। सो ये कौन से केसेस रहेंगे? ये भी वही केसेस है जहां हमने कुछ बोला नहीं फिर भी ये है। सो हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी हमको ये अधिकार है कि हम नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं, इवन इफ वी कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट इज द बायर मस्ट गेट द क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। क्वाइट पोजीशन मिलना चाहिए, शांति प्रिय वातावरण में शांति प्रिय तरीके से पोजीशन मिलना चाहिए। एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने अपनी एक कार किराए से दिया था टू अनदर पर्सन। नाम भी दे देते हैं, समझो ये ए है, ये बी है। ए ने बी को किराए से दिया था और ये इसको रेगुलर किराया पे कर रहा था। किराए से दिया था समझो फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए किराए से दी गई थी। अब ए क्या करता है, ए इस कार को बेच देता है टू मिस्टर सी। मिस्टर सी को दे दिया और सी से इसने पैसा रिकवर कर लिया। अब यहां इसने कार बेचा, लेकिन इस पे तो अधिकार था मिस्टर बी का, क्योंकि मिस्टर बी ने अगर पैसा दिया है तो मिस्टर बी को अधिकार होना चाहिए कार यूज करने का। उसी प्रकार मिस्टर सी जो है इसको भी अधिकार प्राप्त हो गया। अब दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली सी जाके कार लेके आ जाता है, कार लेके आता है, मेरी कार है मुझे दे दो, और बी को देना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली सी इज द ओनर नाउ, सो सी कैन क्लेम बैक हिज गुड्स। उसने कार लेके आ गया। अब क्या हुआ, अब यहां नुकसान दोनों का हो रहा है, दोनों को तकलीफ हो रही है। सी को तकलीफ हो गई कि सी को गुड्स लेके आना पड़ा फ्रॉम बी, बी से गुड्स मांग के लाना पड़ा उसको। सो सी को एक तकलीफ हो गई, और दूसरा बी को तकलीफ हो गई कि बी को भी गुड्स का जो पोजीशन था वो देना पड़ा। सो यहां पे इन दिस केस बोथ द पार्टीज कैन क्लेम डैमेजेस। दोनों ही पार्टीज डैमेजेस क्लेम कर सकती, क्योंकि दोनों का पोजीशन जो है डिस्टर्ब हुआ है। किसके कारण? ए की गलती के कारण। ए ने ऐसा कुछ किया जिससे दोनों को जो है आसानी से चीज नहीं मिली। बी को भी कुछ दे देना पड़ा जबरदस्ती का, जबकि उसको अधिकार था, और सी को भी कुछ मुश्किल से मिले। तो ऐसे केसेस में दोनों को डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार रहेगा। यहाँ पे सी कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट वापस कर रहा हूँ, कार वापस कर रहा हूँ। ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बट ही कैन सर्टनली क्लेम द डैमेजेस। ठीक है, तो राइट टू पीसफुल पोजीशन ऑफ द गुड्स होना चाहिए। अगर उसको पीसफुल पोजीशन ऑफ द गुड्स नहीं मिलता है बायर को, तो बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ दोनों ही क्लेम कर, सॉरी, बायर कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बट बायर कैन क्लेम द डैमेजेस। ठीक है, और यहाँ दोनों ही डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बायर भी और जिसने किराए से ले गया था वो भी। ठीक है, फिर दूसरा है गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का उस पर अधिकार, चार्ज। फॉर एग्जाम्पल समझो मिस्टर एक्स है, ये एक बैंक से जाके लोन लेके आते हैं, लोन लाए और उस लोन पे उन्होंने एक कार खरीदी। अब ये कार जो है, कार पे अधिकार है बैंक का, तो कार पे अधिकार है बैंक का, बैंक का राइट है कि जब तक के लोन नहीं दिया जाता कार लेके भाग नहीं सकते, लेके जा सकते वो, तो लेके जाएंगे और बेच डालेंगे, तो ये अधिकार है बैंक वालों को। अब एक्स क्या करता है, एक्स इस पर्टिकुलर कार को बेच देता है टू वाई, वाई को सेल कर दिया। वाई को पता नहीं था इसके ऊपर लोन बचा है। समझ लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 20,000 का लोन अभी भी पेंडिंग है। सो अल्टीमेटली एक्स ने 20,000 पे करना चाहिए था, बट एक्स ने क्या किया, एक्स ने वाई को बेच दिया और बताया भी नहीं कि इसके ऊपर लोन है। अल्टीमेटली बैंक जाती है कार मांगने, वो बोलता है कार तो मैं खरीद लिया, मैं नहीं दूंगा। फिर बोलती है ठीक है 20,000 रुपए पे करो।
सो 20,000 रुपए पे करना पड़ता है इसको वाई को। अल्टीमेटली वाई कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम एक्स। सो वाई यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान इससे रिकवर कर सकता है, डैमेजेस प्लस जो 20,000 रुपए पे किया वो भी रिकवर कर सकता है। सो ये दोनों चीजें क्लेम कर सकता है, ठीक है। सो ऐसा है। तो ये सेकंड हो गया, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस होना चाहिए, किसी और व्यक्ति का उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चार्ज है तो ऐसे केस में द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड बट अल्टीमेटली द डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड। फिर वारंटी फॉर क्वालिटी और यूज बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी देख के आप खरीदते हैं कई बार, या उसकी यूसेज देख के खरीदते हैं। जैसे कि समझो आप पर्टिकुलर एक शर्ट खरीदने गए, तो शर्ट का यूसेज क्या है, प्रॉपरली पहनने में आना चाहिए, प्रॉपर फिटिंग आना चाहिए। अब समझो आपको 40 नंबर की शर्ट्स अगर लगती है, आप 40 नंबर की शर्ट खरीद के लाते हैं, सो अल्टीमेटली 40 नंबर शुड बी रीजनेबली फिट ऑन यू। अगर आपको नॉर्मल 40 नंबर की लगती है शर्ट तो बाकी भी 40 नंबर की लगना चाहिए, क्योंकि वो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर है तो वो तो सब सेम होना चाहिए। सो आपने 40 नंबर की समझो एक शर्ट मंगा लिया मिंत्रा से, बट वो आपको फिट नहीं हो रही, वो बहुत ढीली हो रही है, तो आप उसको थोड़ी टाइट करवा सकते हैं, फिटिंग करवा सकते हैं। या वो टाइट हो रही है तो आप उसको हल्की सी ढीली करवा सकते हैं, आप उसकी फिटिंग करवा के मांग सकते हैं। इन जनरल टर्म्स आप उसकी फिटिंग करवा सकते हैं, बट यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप रिप्लेस भी करवा सकते हैं, वापस देके दूसरा ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। आजकल खैर ये जो वेबसाइट्स है ये लोग कैंसिल करने के अधिकार भी देती है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। आप जब दुकान में जाते थे, दुकान से कोई चीज खरीदते थे, अगर वो आपके फिटिंग की नहीं है तो आप वापस जाते थे तो वो फिटिंग करा के देता था, या तो वो बोलता था आप ये वापस कर दो, दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो, बट वो पैसे वापस नहीं करता था, बिकॉज उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है पैसे वापस करने की। ये वारंटी यहाँ पे खत्म होती है, और वारंटी खत्म होती है तो ऐसे केस में यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। फिर डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। कभी कभी गुड्स का नेचर ऐसा होता है जो डेंजरस है, जो नुकसानदेह हो सकता है, जो खतरनाक हो सकता है, तो वो लिखना पड़ता है, कंपलसरी होता है। जैसे अगर आप कोई डीओ खरीदते हैं, डिओड्रेंट वगैरह की बॉटल या परफ्यूम खरीदते हैं, सो वहां पे आपको डब्बे पे देखोगे आप, या उसकी जो बॉटल है उस पे देखोगे, उसमें लिखा होता है इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील है, डू नॉट पुट ऑन फायर, आग में उसको मत डालो। तो आग में डालने से वो एकदम से भक्कस से जल जाता है। कई बार वो डब्बा जो है फूट जाता है, उसमें लिखा होता है बंद, पूरा खत्म होने के बाद भी आग में मत डालो, क्योंकि आग में डालोगे तो फूट जाएगा। तो उसमें अल्कोहल होता है तो वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसमें लिखा होता है। बचपन में आपने किया होगा, कहीं दिया जल रहा है उस पे जाके स्प्रे किए, एकदम से वो लपट आती है आपके तरफ, फिर आपने डिसाइड किया नहीं नहीं अब कभी नहीं करेंगे, तो एकदम डर डर लग गया था आपको। तो ऐसा मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं होती, छी है ये। तो ऐसी चीजें, कई बार आप टॉयज खरीदते हैं, टॉयज में लिखा होता है कि ये इतने साल के कम बच्चों के लिए नहीं है। तो ये सब जो है डेंजरस नेचर ये बताना पड़ता है कि बच्चे लोग खा लिए तो गले में फंस सकता है, ये सब चीजें बताई जाती है। जैसे कॉफी है, कॉफी गर्म है तो ये बताना पड़ता है कि इतने डिग्री से इतने डिग्री तक गर्म है। अगर नहीं बताओगे तो डैमेजेस देना पड़ सकता है, और बहुत ज्यादा डैमेजेस होते हैं यहाँ पे। इसमें एक फेमस केस आप देखोगे, मैकडोनल्ड्स का, मैकडोनल्ड्स हॉट कॉफी केस। आप एक बार गूगल सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, जिसमें एक आंटी जी के पैर पे कॉफी गिर गई और वो जल गई। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत गर्म थी, इन्होंने बताया ही नहीं गर्म है, उन्होंने लिखना चाहिए था डब्बे में। और उसके बाद से अब मैकडोनल्ड्स अपने डब्बे में लिखता है कि ये कॉफी गर्म है, और गर्म ये डिग्री से ये डिग्री तक है, यानी इसके बीच में ये गर्म रहेगी, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, जब हम सर्व करेंगे तो ये डिग्री रहेगा। सो ये चीज अब वो स्पेसिफिकली बताते हैं, ठीक है। सो ऐसा है। अब आपने अगर एक्सप्रेस टर्म्स लिख दिया तो क्या इम्प्लाइड टर्म्स खत्म हो जाएगी? द आंसर इज नो। आपने बोला कि भैया देखो हमको केक ऐसा चाहिए जो कि हार्ट शेप का होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो क्या ये खाने लायक नहीं होगा तो चलेगा? तो नहीं, आपने एक्सप्रेस कंडीशन लगाया है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नहीं तो हम कैंसिल करेंगे। दैट डज नॉट मीन कि आपने एक्सप्रेस कंडीशन लगाया तो इंप्लाइड हट गई, ऐसा नहीं है। इंप्लाइड कंडीशन भी को एग्जिस्ट कर रही है, साथ साथ में वो भी लग रही है। इट शुड ऑल्सो बी होलसम, खाने लायक भी होना चाहिए। आपने नहीं बोला था तो वो ये नहीं बोल सकता सर आपने तो सिर्फ बोले थे डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, तो मैच हो रहा है, खाने लायक होना है ऐसा तो बोला ही नहीं। सो ऐसा नहीं कर सकता सेलर। सो खाने लायक भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने आप खुद होके इसको हटाना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं, फिर आप बोल सकते हैं दुकानदार को, देखो भैया खाने लायक नहीं रहा ना, चलेगा, हमको सिर्फ मुंह पे चिपकाना है, तो मुंह पे चिपका देंगे, बस खाने का नहीं है हमको।
तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो फिर ये कंडीशन हट जाएगी। आप हटाना चाहो तो एक्सप्रेसली हटा सकते हो, बट एक दूसरी कंडीशन लगाने से इंप्लाइड कंडीशन हट गई ऐसा नहीं होता। अगर आप इंप्लाइड कंडीशन हटाना चाहते हो तो यू शुड एक्सप्रेसली रिमूव इट, तभी वो हटेगी। ठीक है, तो ऐसा है। फिर आखिरी पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर। केवेट एम्प्टर जो है ना, इसको हम बोलते हैं बायर बिवेयर, जागो ग्राहक जागो। तो बायर, ये लिखा ही है बायर्स बिवेयर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये किसके प्रोटेक्शन के लिए, ये फॉर द बेनिफिट ऑफ सेलर है। यानी ये सेलर को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द बायर। सो अभी जो हमने रूल्स पढ़े थे ये क्या थे, ये बायर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। बट ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर है, यानी बायर शुड बी अवेयर कि वो जो चीज खरीद रहा है क्या वो उसके पर्पस की है या नहीं। समझो, आप जाते हैं एक दुकान में, दुकान से एक स्लीवलेस शर्ट खरीद के लाते हैं। अब स्लीवलेस थी, आपने देखा और खरीद लिया। अब आपने खरीद लिया और घर पे आके देखते हैं अरे ये तो स्लीवलेस है, मैं तो पहन के जा रहा हूं तो लोग तो हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो ऐसे केस में आपने खुद होके सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे सेलर थोड़ी जिम्मेदार है। जब आप कुछ गलत चॉइस करते हैं, बैड चॉइस कर लेते हैं, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चॉइस, यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन अ सेलर। सेम एग्जांपल बल्ब वाला एग्जांपल, ये एक्चुअली वही रूल है, ये रूल नया नहीं है। आप अगर देखो तो ये भी सेक्शन 16 ही है। सेक्शन 16 है ना, वही जो हमने पढ़ा था फिटनेस फॉर क्वालिटी वाला, जिसमें मैंने बल्ब का एग्जांपल दिया हूं। सो सेक्शन 16 वहां भी मैंने यही बताया, द जनरल रूल इज देयर इज नो implied कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो वही रूल कि जब आप बल्ब खरीद के ला रहे हैं तो बल्ब आपके काम का है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये उसको नहीं पता है, सेलर को नहीं पता है। आप अगर स्लीवलेस शर्ट खरीद के लाते हैं, ड्रेस खरीद के लाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके घर पे चलेगा नहीं चलेगा। नहीं तो घर पे खरीद के लाए और घर वाले मना कर रहे हैं, दुकानदार को थोड़ी पता है आपके घर पे स्लीवलेस कपड़े नहीं चलते, तो ये आपको नहीं पता। सो ऐसे केसेस में अगर आप गलत चॉइस करते हैं तो यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन अ सेलर, बट आप ब्लेम कर सकते हैं, आप आगे वाले को बोल सकते हैं आपने गलत किया, अगर वही सेम पॉइंट से कुछ नया नहीं, एक्सेप्शंस। यानी यहाँ पे एक्सेप्शंस में अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल शिफ्ट ऑन द बायर, यानी यहाँ पे सॉरी सेलर। तो यहाँ पे ये फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बेनिफिट ऑफ बायर हो जाएगी फिर से। ठीक है, सो ये है फॉर द बेनिफिट ऑफ सेलर, बट ये उसके एक्सेप्शंस है, मींस इट विल अगेन प्रोटेक्ट द बायर, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बायर। कुछ नया नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने जस्ट ये यही चीज पढ़ा है। फिटनेस एज टू क्वालिटी, जब आप सेलर को बताते हैं आपको क्यों चाहिए गुड्स, बल्ब आपने बताया कि 500 स्क्वायर फीट के रूम में लगाने को होना, जब आप उसके स्किल्स और जजमेंट पे रिलाय करते हैं, उसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, वो बराबर आपको सलाह देगा। जब ये उसका पर्टिकुलर बिजनेस है, भले ही वो उसका मैन्युफैक्चरर ना हो, बट वो ये बिजनेस करता है, खरीदी बिक्री करता है। सो ऐसे केसेस में अगर वो गुड्स आपके काम के नहीं निकलते हैं तो यू कैन रिप्लेस द गुड्स, या यू कैन रिटर्न द गुड्स, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट सेम है। इसमें एक और केस दिखेगा आपको, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति एक हॉट वाटर बॉटल खरीद के लाता है, एक नॉर्मल केमिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट के पास एक बॉटल होती है, वो बॉटल खरीद के लाता है, हॉट वाटर बॉटल, जो आपने देखा है कि जिसको रखते हैं और उसको ऐसा सेकते हैं, यहाँ पे रख के ऐसा सेक रहे हैं लोग, देखा होगा आपने, उसमें गर्म पानी भरते हैं उसको सेकते हैं। एक बार एक व्यक्ति जाके खरीद के लाता है, गर्म पानी भरते हैं उसको, यहाँ रखते हैं ऐसे, उसको सेकते रहते हैं और वो फूट जाती है। अब बॉटल फूट गई तो उसके जो वाइफ वगैरह जल जाती है। अब यहाँ पे ये क्या क्लेम कर सकते हैं अपन, तो यस यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है, बिकॉज हॉट वाटर बॉटल है, उसका काम वही है गर्म पानी भरना। अगर वो उस लायक नहीं निकलती है, फिटनेस की नहीं निकलती है, तो यू कैन क्लेम द डैमेजेस एज वेल एज कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे ये भी लिखा है जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा, जब आप पेटेंट या ब्रांड नेम देख के खरीदते हैं तब फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे आपने स्पेसिफिक ब्रांड बताया था, मुझे ये ब्रांड की बॉटल चाहिए, तो फिर आप सेलर को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेम केक वाला एग्जांपल, जब आप डिस्क्रिप्शन देके गुड्स खरीदते हैं तो डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, अगर नहीं होंगे तो यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेड यूसेज, सेम अभी ऊपर बताया मैंने, जब आप कोई रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तो रेडीमेड कपड़े जो है वो रीजनेबली फिट ऑन ह्यूमन आना चाहिए, उस पर्टिकुलर साइज के कपड़े।
आपको अगर फिट होता है वो साइज, तो वो साइज आपको फिट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है और थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो यू कैन आस्क द मैन्युफैक्चरर या जो भी सेलर है उसको बोल सकते हैं फिटिंग करा दो। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा उसमें तकलीफ है तो यू कैन इवन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ही फिट नहीं हो रहा तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर व्हेन द सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, जब फ्रॉड किया है सेलर ने तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो स्लीवलेस वाला एग्जांपल लेते हैं। समझो आप स्लीवलेस ड्रेस खरीद के लाए, आप जाते हैं दुकान में, दुकान वाले को बोले कि अरे ये तो स्लीवलेस है, हमारे घर नहीं चलता। वो आपको झूठ बोलता है कि अरे सर ये, अरे मैडम ये इसमें अंदर स्लीव्स है, आप उसको टेलरिंग से लगवा सकते हैं, टेलर के पास जाके आप उसको लगवा सकते हैं। तो आप उसको कट कर लेना और वो स्लीव्स यहाँ पे लग जाएगी। अब यहाँ पे उसने झूठ बोला, अल्टीमेटली अंदर कोई स्लीव्स निकली ही नहीं। सो ऐसे केस में क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बिकॉज ही इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। अगर नॉर्मल केस होता तो ऐसे केस में कैंसिल नहीं कर सकते थे, बट इफ इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, उसने जानबूझकर झूठ बोल के आपको चीज बेचा है, तो यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर व्हेन द सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट, एक शर्ट थी, शर्ट में छोटा सा छेद था, वैसे के वैसे बेच देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मियर नॉन डिस्क्लोजर इज नो फ्रॉड। बट वो उसको रफू करता है और उसको छोटे से सिल देता है और आपको बेचता है, तो ऐसे केसेस में यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ डिफेक्ट। सेल बाय सैंपल सेम रूल है। जब सैंपल देख के गुड्स खरीदे जाते हैं तो गुड्स शेल करस्पॉन्ड विद द सैंपल, बल्क शेल करस्पॉन्ड विद द सैंपल। एंड सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, द गुड शेल करस्पॉन्ड विद द सैंपल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो दोनों से मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये मैच नहीं होते हैं तो ऐसे केसेस में द सेलर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब आपके कोई पर्टिकुलर डाउट्स होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। इस पे आपको केस स्टडीज भी आ सकती है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आप सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक एक बार घर पे पढ़ना है, साथ साथ में जैसे ही यहाँ चैप्टर कंप्लीट हुआ आप घर पे पढ़ते जाओ और साथ में उसके क्वेश्चंस कर लो। आपको फिर कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। तो आप उसको साथ साथ में करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप देखेंगे, जिसके ऊपर आपको पहले चैप्टर में डाउट आ रहा था। पहले चैप्टर में मीन्स चैप्टर नंबर 10 में आपको लग रहा था सर ऐसे कैसे, गुड्स तो लेके नहीं गया, ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो गई। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको ये समझेगा। ठीक है, कि ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है। और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, अगेन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो अपने को 1.5 क्लास इस पे लगने वाली है। सो यहाँ पे अपन आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। कोई डाउट्स तो दिख नहीं रहे। अगली क्लास में अपन इसके बाद की चर्चा करेंगे और 1 डे रिवीजन जो अपना होने वाला है वो जरूर करना। उसमें आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट फिर से बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा और तब तक आपका पूरा पढ़ के हो जाना चाहिए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये फास्ट ट्रैक बैच और साथ में 1 डे रिवीजन। आपको लॉ में कभी तकलीफ नहीं जाएगी। तो 1 डे रिवीजन में पूरा एक दिन में अपन रिवाइज करते हैं और हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।